नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश की सत्ता पर बैसाखियों के सहारे बैठी भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से लगातार हलचल मची हुई है और कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे होने के बावजूद ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी की हार हुई है। यही कारण है कि अब जब इस हार या इन नतीजों की समीक्षा हो रही है तो बीजेपी अंदर ही अंदर और भी घिरती व परेशान होती जा रही है। हालांकि ये साफ जाहिर है कि लोकसभा चुनाव में 400 पार का ख्वाब पाले बैठी बीजेपी का 272 के पूर्ण बहुमत से भी दूर रह जाना ये साबित करता है कि प्रधानमंत्री की जगह तानाशाह का रूप ले चुके नरेंद्र मोदी की हार है, उनके अहंकार की हार है। पार्टी में आलाकमान बनी बैठी पूरी गुजरात लॉबी की हार है। यही कारण है कि कभी अपने सहयोगियों से पूरे 5 साल तक एक बैठक तक ना करने वाले पीएम मोदी इस बार सत्ता में बैठे ही एनडीए के सपने सहयोगियों की वजह से हैं, वरना जनता ने मोदी और बीजेपी का अहंकार तोड़ने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। मोदी व बीजेपी के अहंकार का ही नतीजा रहा है कि बीजेपी को अपने सबसे मजबूत गढ़ उत्तर प्रदेश में भी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2019 में 62 सीटें जीतने वाली और इस बार 70 सीटों का लक्ष्य लेकर के चलने वाली बीजेपी सिर्फ 33 सीटों पर ही सिमट के रह गई। इसी के अलावा देश के दूसरे सबसे अधिक लोकसभा वाले राज्य महाराष्ट्र में भी बीजेपी को भारी नुकसान हुआ। वहीं बिहार, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में भी भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा है। कहीं ना कहीं इन सभी राज्यों में बीजेपी को हुआ नुकसान नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सत्ता के घमंड के चलते ही हुआ है। यही कारण है कि अब नतीजों के आने और कई सरकार का गठन हो जाने के बाद भी बीजेपी के अंदर ही उठापटक लगातार जारी है। सबसे बड़ी बात है कि इन नतीजों ने बीजेपी के उन सहयोगियों को भी सिर उठाने का मौका दे दिया है जिन्हें पिछले 10 साल से बीजेपी दबाए हुए थी, क्योंकि तब वो बीजेपी के रहमोकरम पर सत्ता में शामिल थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। 2024 के लोकसभा चुनावों में वक्त बदला और बीजेपी की हालत बदली। अब बीजेपी अपने इन्हीं सहयोगियों के रहमो करम से सत्ता पर बनी हुई है। अगर कोई एक दो सहयोगी भी आंख दिखा दे तो नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री की कुर्सी जो है वो डगमगा जाएगी। यही कारण है कि अब ये सहयोगी बीजेपी की सारथी नहीं बल्कि साथी बनकर साथ रहना चाह रहे हैं। और अगर बीजेपी ने अपना घमंड कम नहीं किया और अपने सहयोगियों को उचित सम्मान नहीं दिया तो बीजेपी का ये घमंड लोकसभा के बाद उसे कई विधानसभा चुनावों में भी भारी नुकसान पहुंचाएगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बीजेपी का घमंड उसके साथ से आगामी 2-3 राज्यों को ही गवा दे। दरअसल लोकसभा चुनावों में बीजेपी व मोदी के घमंड ने ही पार्टी की ये हालत कर दी है कि वो सिर्फ 240 सीटों पर सिमट के रह गई। ये मोदी का घमंड ही था जिसने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से और पंजाब में अकाली दल से अलायंस नहीं होने दिया और हरियाणा में अलायंस तोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि इन तीनों ही राज्यों में भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जबकि महाराष्ट्र, बिहार और पंजाब ये तीनों ऐसे राज्य थे जहां कभी एनडीए की जड़ें सबसे ज्यादा गहरी थी। लेकिन 2019 में मिली प्रचंड बहुमत की जीत से बीजेपी अहंकार में आ गई और उसने सहयोगियों को दरकिनार करना शुरू कर दिया। भाजपा के मौजूदा नेतृत्व ने 2019 लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीतने के बाद अपने सबसे पुराने सहयोगियों शिवसेना, जेडीयू और अकाली दल को कमजोर करने की जिस रणनीति पर काम करना शुरू किया था, उस रणनीति से भाजपा ने खुद को और तीनों कांग्रेस विरोधी दलों को भी नुकसान पहुंचाया। इसका फायदा मिला कांग्रेस को। महाराष्ट्र, बिहार और पंजाब इन तीनों ही राज्यों में भाजपा की सीटें घट गईं और कांग्रेस की सीटें बढ़ गईं। महाराष्ट्र में भाजपा 23 से 9 पर आ गई, बिहार में 17 से 12 पर आ गई और पंजाब में पिछली बार जीती हुई दोनों सीटें हार गई। 21 सीटों का नुकसान तो इन तीनों राज्यों में ही हो गया। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 2 क्षेत्रीय दलों शिवसेना, एनसीपी को तोड़ा और उनके एक दल को अपने साथ मिलाया, लेकिन फिर भी उससे वो सफलता हाथ नहीं लगी जो पिछले चुनाव में संयुक्त शिवसेना को साथ लेकर मिली थी। यही नहीं, एनसीपी को तोड़कर अजित पवार को साथ लेने और उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाए जाने से संघ और भाजपा का काडर इतना खफा था कि उसने भाजपा के मुंह मोड़ दिया और भाजपा 23 में से 9 पर आ गया। शिंदे और अजित पवार के साथ भाजपा ने 29 सीटें लड़कर के सिर्फ 9 सीटें जीती, जबकि 2019 में उद्धव ठाकरे के साथ चुनाव लड़कर 24 में से 23 सीटें जीती थी। उद्धव ठाकरे ने भी भाजपा के साथ गठबंधन में 23 सीटें लड़कर के 18 जीती थी। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने इस रणनीति के तहत शिवसेना से गठबंधन तोड़ दिया था कि पहले उसे महाराष्ट्र में शिवसेना की जरूरत थी, लेकिन अब वो खुद सक्षम हो गई है। इसकी रणनीति ये भी थी कि बाला साहेब ठाकरे के रहते मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों का जो हिंदू वोट
वोटर शिवसेना के साथ था वो मोदी और अमित शाह के कारण भाजपा के साथ आ जाएगा और भाजपा को शिवसेना की जरूरत नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं बीजेपी और मोदी के अहंकार के कारण ही था कि भाजपा ने मुख्यमंत्री पद की मांग पर अड़े उद्धव ठाकरे को कांग्रेस एनसीपी के साथ जाने दिया। नतीजा सामने है, शिवसेना टूटकर भी उसके दोनों दल 16 सीटें जीत गए। 9 सीटें उद्धव ठाकरे और 7 सीटें एकनाथ शिंदे, जबकि खुद को अकेले सक्षम समझने वाली बीजेपी 23 में से 9 सीटों पर आ गई। उद्धव ठाकरे के साथ रहने से जो फायदा भाजपा को होना था वो कांग्रेस और एनसीपी को हो गया। कांग्रेस 1 सीट के मुकाबले 13 सीट जीत गई, एनसीपी 4 के मुकाबले 8 जीत गई। एनसीपी टूटकर भी दोनों गुट 9 सीट जीत गए। भाजपा को उत्तर प्रदेश के बाद जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो महाराष्ट्र में है। अब जरूरत मंथन और गलती सुधारने की है। भाजपा विधानसभा चुनावों से पहले क्या गलती सुधारती है या नहीं, ये तो वक्त आएगा बता ही देगा। हालांकि लोकसभा नतीजों के बाद से महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन में लगातार रैंच मची हुई है। कई रिपोर्ट्स तो यहां तक कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले ही महायुति गठबंधन टूट जाएगा। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि नई सरकार में एक लोकसभा सीट जीतने वाले अजित पवार की पार्टी को जगह नहीं दी गई। उन्हें राज्य मंत्री का पद ऑफर किया गया था, जिसे अजित पवार ने ये कहते हुए ठुकरा दिया कि उन्हें कैबिनेट से नीचे का पद स्वीकार नहीं। जिसके बाद से अजित पवार की नाराजगी की खबरें जो हैं वो आए दिन चर्चा का विषय बनी हुई हैं। वहीं एकनाथ शिंदे भी महाराष्ट्र में हार का ठीकरा जो है वो भाजपा और नरेंद्र मोदी पर ही फोड़ रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी के अंदर भी ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। बीजेपी खुद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के विरोधियों को पार्टी में तवज्जो दे रही है। अब इसके पीछे पार्टी की कोई रणनीति हो या बीजेपी में मची अंतर कलह का नतीजा, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा फिलहाल। लेकिन इतना तो तय है ना कि लोकसभा नतीजों के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी काफी परेशान और दबाव में है। ऐसे में अगर भाजपा ने समय रहते महाराष्ट्र में सब कुछ सही नहीं किया तो 10 साल बाद महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री या तो कांग्रेस का होगा या कांग्रेस के सहयोगी से उद्धव ठाकरे एक बार फिर महाराष्ट्र के मुखिया बनेंगे। महाराष्ट्र जैसा ही कुछ हाल बीजेपी का बिहार में भी हुआ। बेशक बिहार में एनडीए गठबंधन आगे रहा, लेकिन 2019 के चुनाव के मुकाबले बीजेपी को यहां भी नुकसान उठाना पड़ा। जबकि जिन नीतीश कुमार को बीजेपी खत्म करना चाह रही थी और उनकी रणनीति को खत्म ही मान रही थी, उन्हीं नीतीश कुमार के चुनाव से ऐन वक्त पहले एनडीए में वापस आने से बीजेपी बिहार में जिंदा है, क्योंकि नीतीश कुमार की जेडीयू ही बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। भाजपा पिछली बार की जीती हुई 5 सीटें हार गई, जबकि जेडीयू 17 की बजाय 16 सीटें लड़कर भी 12 सीटें जीत गई। भाजपा बिहार में जो सपना ले रही थी उसे 2024 के नतीजों से सबक लेना चाहिए। वो बिना नीतीश कुमार को साथ लिए बिहार में सत्ता में नहीं आ सकती। यही कारण है कि भाजपा की ओर से पहले कहा गया कि एनडीए बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के ही चेहरे पर लड़ेगा। लेकिन बीजेपी नेता अश्विनी चौबे के बयान के बाद से नीतीश और बीजेपी के बीच एक बार फिर से उठापटक शुरू हो गई है, क्योंकि अश्विनी चौबे का कहना है कि एनडीए को नरेंद्र मोदी के फेस पर चुनाव लड़ना चाहिए। जाहिर है कि जेडीयू को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। लोकसभा चुनाव में मुंह की खाने के बाद भी बीजेपी के तेवर ढीले नहीं पड़ रहे हैं। ऐसे में अगर बीजेपी समय रहते नहीं चेती और नीतीश को आगे नहीं किया तो निश्चित है कि बीजेपी का अहंकार उसे बिहार विधानसभा में लोकसभा से भी बड़ा झटका देगा। पंजाब में तो बीजेपी हमेशा से ही अकाली दल का साया मात्र थी। जैसे ही अकाली दल ने अपना साथ बीजेपी को ऊपर से हटा लिया, भाजपा की कलई जो है वो खुल गई। नरेंद्र मोदी का नाम काम कुछ भी पंजाब में काम ही नहीं आया। तभी पिछले चुनाव में अकाली दल के साथ लड़कर 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में अपना खाता तक नहीं खोल पाई। इसलिए पंजाब में बीजेपी के लिए आगे भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले उसने कांग्रेस के कई बड़े चेहरों को भी अपने साथ मिलाया था, लेकिन फिर भी उसे लोकसभा में इसका कोई फायदा नहीं मिला, जिससे कि स्पष्ट है कि पंजाब की जनता अभी बीजेपी को मौका देने के मूड में नहीं है। यूपी महाराष्ट्र जैसा ही झटका जो है बीजेपी को हरियाणा में भी लगा है। 2019 में हरियाणा की सभी 10 सीटों पर अपना कब्जा जमाने वाली बीजेपी इस बार 5 सीटों पर ही सिमट के रह गई, यानी पार्टी को प्रदेश में 50% सीटों का नुकसान हुआ। हालांकि बीजेपी ने यहां सीएम भी बदला था, लेकिन फिर भी जनता का मन नहीं बदला। हरियाणा की हार में भी कहीं ना कहीं बीजेपी का घमंड और सहयोगियों की पैर की जूती मानने का अहंकार ही उसको भारी पड़ा है। दरअसल चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने हरियाणा में अपने गठबंधन की सहयोगी जेजेपी को सरकार से
निकाल कर बाहर किया। हालांकि भाजपा ने पिछड़ा विधानसभा या फिर लोकसभा चुनाव जेजेपी से मिलकर नहीं लड़ा था, लेकिन विधानसभा में बहुमत नहीं आने पर जेजेपी के साथ जो है वो मिलकर के सरकार बनाई थी। यहाँ एक तरफ विपक्ष भाजपा के सामने एक उम्मीदवार खड़ा करने की रणनीति पर काम कर रहा था, वहीं भाजपा ने अपने सहयोगी दल से सीट शेयरिंग करने के बजाय आखिरी समय पर उन्हें सत्ता से ही निकाल के फेंका। भले ही जेजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन उसने भाजपा को तो 10 में से 5 सीट पर ला दिया। अब जब इसी साल हरियाणा के चुनाव भी होने हैं तो ये बीजेपी की हालत काफी पतली नजर आ रही है, और कई रिपोर्ट्स व खबरें ये भी बता रही हैं कि हरियाणा में इस बार जो है वो कांग्रेस सत्ता में वापसी कर रही है और बीजेपी की विदाई जो है वो हो रही है। साफ है कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को अपने घमंड से समझौता करना पड़ेगा, वरना आगामी हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार विधानसभा चुनावों में भी इसका घमंड उसे सत्ता से बाहर कर देगा, क्योंकि इसमें से बिहार और महाराष्ट्र में बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ की वजह से ही है। ऐसे में अगर उसने सहयोगियों को उचित सम्मान नहीं दिया तो इसका खामियाजा भुगतना तो पड़ेगा ही। वैसे भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हालत देखने के बाद अब इन तीनों ही राज्यों में भाजपा के लिए सत्ता बचा पाना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी से ही कांग्रेस इन राज्यों में हावी होती दिख रही है। फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।